हमारे कानून में कुछ ऐसी व्यवस्थाएं आज भी मौजूद हैं जहां किसी आरोपी को दूसरे व्यक्ति के द्वारा किए गए कामों का दंड भुगतना पड़ता है। सेक्शन 34 आईपीसी उनमें से एक है। 165 साल लंबे इंतजार के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस कठोर कानून से अब आरोपियों को राहत दी है। सेक्शन 34 आईपीसी की व्याख्या को बदलते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी को 302 आईपीसी के मर्डर के आरोप से बरी कर दिया है। हालांकि कानून की एक दूसरी काली धारा डाइंग डिक्लेरेशन के कानून में परिवर्तन करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया था इस केस में। लेकिन सेक्शन 34 आईपीसी में दी गई यह राहत दूर तक जाकर आरोपियों का बचाव करने वाली है। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं सेक्शन 34 आईपीसी का कानून क्या होता है। दूसरी बात, किस तरह से यह कानून आरोपियों को दूसरों के कृत्य के लिए सजा देता था। तीसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या परिवर्तन किया है। अगला पॉइंट है, सुप्रीम कोर्ट ने क्रॉस एग्जामिनेशन की गुणवत्ता पर इस केस में क्या कहा है। और अंतिम बिंदु है, क्या क्या परिवर्तन अभी इस दिशा में और किए जाने वांछित हैं। प्रोसिक्यूशन स्टोरी के अनुसार एक महिला ने आरोप लगाया था कि उसकी सास ने उसके ऊपर मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगा दी थी। महिला का पति उस समय घर में ही मौजूद था और इलाज के दौरान घायल महिला ने अपनी डाइंग डिक्लेरेशन दर्ज करवाई थी, जिसमें सास पर दहेज में 5,000 रुपये लाने के लिए प्रताड़ित करने का आरोप था। दहेज न लाने पर सास ने मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगा दी थी, यह आरोप भी लगाया गया था। पुलिस ने सेक्शंस 498 ए, 302, 504 रेड विद सेक्शन 34 आईपीसी में सास व पति के खिलाफ एक चार्जशीट दाखिल की थी, क्योंकि इस केस में महिला की शादी को 7 साल से अधिक का समय हो चुका था, तो इसलिए इस केस को 304 बी आईपीसी में रजिस्टर नहीं किया गया था। घटना के समय पति घर में ही मौजूद था। हालांकि डाइंग डिक्लेरेशन के अनुसार उसने कुछ भी कृत्य किया नहीं बताया गया था। ट्रायल कोर्ट ने एविडेंस को अपर्याप्त बताते हुए सास व पति दोनों को बरी कर दिया था। प्रोसिक्यूशन ने स्टेट के माध्यम से हाई कोर्ट में अपील की, जिसमें हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को बदलकर दोनों आरोपियों को सजा कर दी थी। इस तरह से ये दोनों आरोपी सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंचे और अपनी दलील पेश की। प्रोसिक्यूशन का कहना था कि पति द्वारा महिला को बचाया जाना कहीं बयान नहीं किया गया था। उसे कॉमन इंटेंशन अंडर सेक्शन 34 आईपीसी के अंतर्गत समान सजा मिलनी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट ने क्रॉस एग्जामिनेशन की गुणवत्ता पर अफसोस जताया। जजमेंट के पैरा 30 में सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है कि डाइंग डिक्लेरेशन लिखने वाले तहसीलदार के क्रॉस एग्जामिनेशन के नाम पर डिफेंस काउंसिल के द्वारा कुछ भी नहीं पूछा गया था। क्रॉस एग्जामिनेशन ने इस बात पर कोई रोशनी नहीं डाली थी कि डाइंग डिक्लेरेशन के समय डाइंग डिक्लेरेशन देने वाली महिला अपनी फिट स्टेट ऑफ माइंड में थी या नहीं थी, तथा उसके द्वारा दी गई डाइंग डिक्लेरेशन पर विश्वास किया जाए या ना किया जाए। आप सभी विद्वान व्यूअर्स जानते होंगे कि डाइंग डिक्लेरेशन को हमेशा चैलेंज किया जाता है क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान, और यह दिखाया जाता है कि डाइंग डिक्लेरेशन देने वाला व्यक्ति फिट स्टेट ऑफ माइंड में नहीं था और इसलिए उस डाइंग डिक्लेरेशन को स्वीकार ना किया जाए। लेकिन यहाँ इस केस में क्रॉस एग्जामिनेशन इतना कमजोर था कि ऐसा कोई सवाल पूछा ही नहीं गया था। वस्तुतः सुप्रीम कोर्ट द्वारा वही पुरानी बात कही गई थी कि आरोपियों को हमेशा कमजोर क्रॉस एग्जामिनेशन ही सजा करवाता है। आज का केस है वसंत गिरीश अकबर साहब सनावले वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। यह क्रिमिनल अपील नंबर 593 ऑफ 2022 थी, जिसे जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने 11 फरवरी 2025 को, यानी कि बस अब से एक हफ्ता पहले ही डिसाइड किया है। इंडियन लीगल सिस्टम की ऑनलाइन इंटेंसिव लीगल कंसल्टेशन अपने व्यूअर्स की कानूनी समस्याओं का उपचार देती है। छोटी समस्याओं के लिए 20 मिनट वाली कंसल्टेशन और विस्तृत समस्याओं के लिए 40 मिनट वाली कंसल्टेशन सब निदान आपको प्रस्तुत कर देती है। हमारे सैकड़ों व्यूअर्स इससे नियमित लाभ पाते हैं और अपने केसेस में अपनी समस्याओं का हल ढूंढ लेते हैं। व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा आप भी अपॉइंटमेंट फिक्स करवाएं। इस केस में प्रोसिक्यूशन का आर्गुमेंट था, यदि अपराध या घटना को लेकर आरोपी पति की जानकारी में कोई विशेष तथ्य था जिसके आधार पर वह अपनी रिहाई की मांग कर रहा था
और जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में रिकॉर्ड पर नहीं आ पाया था, तो उस तथ्य को सेक्शन 106 एविडेंस एक्ट के तहत प्रूव करने की जिम्मेदारी पति की थी। सेक्शन 106 एविडेंस एक्ट में ऐसी बातें आती हैं जो किसी विशेष पार्टी की अपने विशिष्ट जानकारी में होती हैं, और उन बातों को प्रूव करने की जिम्मेदारी भी उसी पार्टी की होती है जिसकी जानकारी में वह विशिष्ट बात होती है। प्रोसिक्यूशन का कहना था कि पति ने अपनी इस जिम्मेदारी को पूरा नहीं किया था, अतः उसे बराबर सजा मिलनी चाहिए। यहाँ व्यूअर्स को यह देखना है कि कोर्ट्स में बहस के दौरान कितने निर्मम और नृशंस आर्ग्यूमेंट किए जाते हैं। यह दिखाता है कि यदि ट्रायल कोर्ट के क्रॉस में सवालों में एविडेंस एक्ट पर भी ध्यान न दिया जाए तो ऊपर वाली कोर्ट में बहुत कठिनाई हो सकती है। इस केस में देखिए कितनी बार निर्णय को बदला गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहां आरोपी की 106 एविडेंस एक्ट से रक्षा की। कोर्ट ने अपने जजमेंट के पैरा 91 में कहा कि 106 एविडेंस एक्ट के लिए पूरे घटनाक्रम में आरोपी की सहभागिता जरूरी थी, लेकिन घटनाक्रम के एकदम बाद आरोपी का क्राइम सीन यानी अपने घर से भाग जाना उसके भय के कारण भी हो सकता है। ऐसा कोई सबूत पूरे प्रोसिक्यूशन रिकॉर्ड पर मौजूद नहीं है कि वह पति अपराध में अपनी संलिप्तता के डर से भागा था। कोर्ट द्वारा कथित घटनाक्रम के बाद घर से बाहर भाग जाने को 106 एविडेंस एक्ट के तहत आने वाली जानकारी नहीं माना गया। कोर्ट ने वर्तमान कानून को समझाने के लिए कि सेक्शन 34 आईपीसी का कानून क्या है, इसको समझाने के लिए अपने पुराने निर्णय सुरेश सखाराम नंगारे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का हवाला दिया। इस पुराने निर्णय में कहा गया था कि यदि कॉमन इंटेंशन प्रूव हो जाए और आरोपी का कृत्य प्रूव ना हो तो भी आरोपी को जिम्मेदार माना जाएगा। दूसरी ओर यदि आरोपी का आपराधिक कृत्य प्रूव हो जाए लेकिन कॉमन इंटेंशन प्रूव ना हो तो आरोपी को जिम्मेदार नहीं माना जाएगा। यानी कि जो स्थापित कानून था उसके अनुसार कॉमन इंटेंशन या आरोपियों की एक नियत होना सेक्शन 34 आईपीसी के लिए जरूरी होगा, उसने चाहे कोई आपराधिक कृत्य किया हो या ना किया हो। यदि दूसरे आरोपियों के साथ उसकी कॉमन इंटेंशन प्रूव हो जाती है तो उसे सजा मिलेगी ही मिलेगी। यह हमारा वर्तमान कानून था। इस आज वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने वर्तमान कानून में बदलाव किया है। बसंत सनावले वाले आज के केस में वर्तमान निर्णय के अनुसार आरोपियों को दोषी साबित करने के लिए प्रोसिक्यूशन को दोनों धरातल पर आरोपी की संलिप्तता दिखानी होगी। वह मीटिंग ऑफ माइंड के द्वारा कॉमन इंटेंशन भी रखता हो और उस दिशा में उसने आपराधिक कृत्य भी किया हो। यानी यदि आरोपी द्वारा कोई आपराधिक कृत्य किया जाना प्रोसिक्यूशन के द्वारा प्रूव ना हो तो आरोपी की कन्विक्शन नहीं की जा सकेगी। वर्तमान कानून में यह एक क्रांतिकारी बदलाव है। इसे नए एडवोकेट्स के लिए समझने में कुछ मुश्किल हो सकती है, लेकिन जो स्थापित पुराने अनुभवी एडवोकेट्स हैं वो समझेंगे कि इस बदलाव की कितनी बड़ी महत्ता है। पहले आरोपी की कन्विक्शन केवल कॉमन इंटेंशन के साबित होने पर हो जाती थी। आपराधिक कृत्य किया हो ना किया हो दोनों परिस्थितियों में उसको कन्विक्ट किया जा सकता था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस आज के बदलाव के द्वारा यदि कॉमन इंटेंशन प्रूव ही हो जाती है तो भी कन्विक्शन के लिए आरोपी द्वारा कृत्य किया जाना अनिवार्य है, प्रूव किया जाना पड़ेगा। आपराधिक कृत्य प्रूव नहीं हुआ तो कन्विक्शन नहीं होगी। इस बदले हुए कानून से लाखों आरोपियों को लाभ मिलने वाला है। इसमें आज के केस में आपने देखा होगा कि कुल दहेज जो मांगा जाने का आरोप था वह 5,000 रुपया था। तो आप स्वयं समझ सकते हैं कि इस परिवार का गुजारा कैसा रहा होगा और ये लोग अपनी कैसी डिफेंस कर पाए होंगे। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने आगे आकर आरोपी की रक्षा की है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हर केस में इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट आगे आकर नया कानून प्रतिपादित करें। आरोपियों को अपनी रक्षा का भार स्वयं उठाना होगा। हम इंडियन लीगल सिस्टम का सूत्र वाक्य फिर दोहराते हैं कि यदि आप ट्रायल के दौरान अपने क्रॉस एग्जामिनेशन में कुछ थोड़ा भी चूक गए तो आपका भविष्य दूर तक धूमिल हो जाने वाला है। हर फॉल्स एलिगेशन वॉरियर और यंग एडवोकेट कलीग सबसे ज्यादा ध्यान क्रॉस एग्जामिनेशन पर दें तथा साथ ही दूसरे कानूनों जैसे आईपीसी, बीएनएस, इंडियन एविडेंस एक्ट
भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इनका भी पूरा ध्यान रखा जाए। पता नहीं कहां किस अपीलेट कोर्ट में प्रोसिक्यूशन क्या आर्ग्यूमेंट दे दे। इंडियन लीगल सिस्टम द्वारा आपको दिया गया क्रॉस एग्जामिनेशन आपको निश्चिंत करता है कि कोई कुछ कर ले, कानूनी रूप से आपका बिगाड़ कुछ भी नहीं पाएगा। मुकदमे में लगने वाला समय तो कोर्ट पर निर्भर करता है, लेकिन परिणाम को बेहतर क्रॉस के द्वारा बदला जा सकता है। यह बेहतर क्रॉस आपको इंडियन लीगल सिस्टम उपलब्ध करवा देता है। आप अपना समय नष्ट न करें, तत्काल इंडियन लीगल सिस्टम की वेबसाइट को पढ़ें, जानकारी पाएं और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जो सामने स्क्रीन पर दिखाई देता है उस पर मैसेज भेजकर मेंबर बनने की जानकारी पाएं। हम सदैव आपके कल्याण की कामना करते हैं। हमसे सहायता पाने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर, हमारा ईमेल एड्रेस और वेबसाइट का URL आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा तथा ये सब बातें हमारी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी होती हैं। समय को गंवाएं नहीं, उसका इस्तेमाल करें। हमारी वेबसाइट पर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी को सरल भाषा में पढ़ें। वहां झूठे आरोप या फॉल्स एलिगेशन से बचने के उपाय भी मिलेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस आपसे मिस ना हो जाएं। हम आपसे अगले वीडियोस में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।